नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेत जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर को आपका डीडीए जेएसए का कोई भी एग्जाम नहीं है। तो अगला जो एग्जाम आपका है 24 सितंबर को है, इसके बाद आपका एएसओ का एग्जाम है। ठीक है, तो 20 से 21 सितंबर के सभी शिफ्टों में आपके जीके जीएस के पोर्शन जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से टॉप 300 प्रश्नों को आज हम उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं उनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारत में जो आर्म्स एक्ट है जो कि आपका लागू कब हुआ था। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट की बात करेंगे तो ये लागू हुआ था फ्रेंड्स आपका 1878 में। ठीक है, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। ये अधिनियम आपका अंग्रेज पर लागू नहीं होता था। ठीक है, इसके अलावा 1878 में ही आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा ही आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था। इसको भी याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट भी आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, दोनों को आप साथ में याद रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, ठीक है, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डीडीए का हो, जेएसए का हो, ये से का हो, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से अच्छा जो आपका प्लेटफॉर्म में अभी वर्तमान में कोई आपको नहीं मिलता होगा। तो इसमें दोस्तों आपका अभी सेल भी चल रहा है, द इम्पॉसिबल सेट। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका 23 से 26 सितंबर के बीच में जो कि चलना है। इसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास है नॉर्मल वाला, वो आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है, ठीक है, पास प्रो, वो दोस्तों आपको 359 रुपये में मिल जाएगा, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है। ठीक है, हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिएगा तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में ना मिलकर टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिलता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है, साथ में 17,000 प्लस PYQ सभी विभिन्न एग्जामों का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो आपका किसने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का स्थापना, हालांकि ये आपके 4 समाज के नाम दिए गए थे और मिलान करने के लिए आया था। तो हम सभी समाजों को देखेंगे जहां से आपके जो प्रश्न है हर शिफ्ट में 1 न 2 प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना है आपका 1828 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, 1828 में हुआ था। और आपका किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला आपसे पूछा गया था रामकृष्ण मिशन का स्थापना। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1897 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा अगर आपसे आगे पूछ दिया जाए प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, तो प्रार्थना समाज का स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 31 मार्च 1868 को किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा ऐसे। 1869 में आपका गांधी जी का जन्म होता है, उससे 2 साल पहले आपका प्रार्थना समाज का स्थापना होता है, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा आपका किया गया था। इसके अलावा अगला आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1875 में होता है। ठीक है, 1875 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका दयानंद सरस्वती है, जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला समाज है वो दोस्तों आपका सत्य शोधक समाज है। ठीक है, सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका होता है 1873 में। और इसका स्थापना करते कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया जाता है। अगला आपको याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा होता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपका मैडम HP बालाट्स्की के द्वारा और कॉलिन ऑलकेट के द्वारा किया जाता है न्यूयॉर्क में। कब कहा जाता है? न्यूयॉर्क में किया जाता है, 1875 में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आत्मीय सभा की बात करेंगे तो आत्मीय सभा का स्थापना आपका 1814 में होता है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया जाता है। यही समाज जाके बाद में आपका ब्रह्म समाज में मिल जाता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, यंग बंग आंदोलन की बात करेंगे तो यंग बंग जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका हेनरी लुई विवियन डिराजियो के द्वारा आपका शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था। ठीक है, ब्रिटिश वायसराय उस समय नहीं होता था, उस समय आपका ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो आपको वही मान के चलना है, सबका जो पद था सेम ही था, बस नाम आपका चेंज हुआ था।
समय समय के अनुसार, ठीक है। तो गवर्नर जो जनरल था वो दोस्तों आपका कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए प्लासी का युद्ध है जो कि आखिरकार आपका हुआ कब था, तो ये दोस्तों आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 23 जून को, ठीक है। तो 1757 को 23 जून वो 1757 को 23 जून में आपका ये युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है आपका अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसके अलावा बंगाल का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, बंगाल का जो नवाब था वो दोस्तों आपका सिराजुद्दौला कर रहा था, ठीक है। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, तो नेतृत्व कर रहा होगा इसका कौन, सेनापति। तो इसका एक सेनापति था, कौन था, मीर जाफर, ठीक है। सेनापति का नाम था फ्रेंड्स मीर जाफर। तो ये मीर जाफर ने क्या किया था कि जो सिराजुद्दौला था उसका साथ ना देकर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे दिया था। और ये जो युद्ध है आपका सिराजुद्दौला है वो जो कि आपका हार गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका होता है आपका अपना ही क्या होता है, आपका गद्दारी करता है। तो उसी का जो परिणाम है आपका प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला को देखा गया था, जिसका सेनापति ही मीर जाफर ही अंग्रेजों के साथ मिल गया था। और ये युद्ध है आपका अंग्रेज जो कि आपका हार गया था। ये तो बात है आपका 1757 का। इसके बाद 1764 में भी एक युद्ध होता है जो कि आपके एग्जाम में ना जाने कितनों बार पूछा जाता है। वो युद्ध है दोस्तों आपका बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई का मतलब है बक्सर नामक एक कई जगह होगा, वहाँ पर ही युद्ध लड़ा गया होगा। तो ये जो बक्सर है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। वहीं पर ये प्लासी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भागीरथी नदी के किनारे बंगाल में पड़ता है, ठीक है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आपका सेनापति था या नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव नहीं कर रहा था, वो कर रहा था आपका हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। तो ये बक्सर की लड़ाई में दोस्तों आपको हेक्टर मुनरो याद रखना है। इसके अलावा ये युद्ध है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 नवाबों के बीच हुआ था, जिसमें आपका एक था बंगाल का नवाब, दूसरा था दोस्तों आपका अवध का नवाब, तीसरा था आपका मुगल सम्राट, ठीक है, या मुगल का नवाब, ठीक है। तो बंगाल का जो नवाब है उसका जो नेतृत्व है वो कर रहा था आपका मीर कासिम। इसके अलावा अवध का जो नवाब था वो था आपका शुजाउद्दौला और जो मुगल सम्राट था वो था आपका शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इन तीनों सेनाओं की संयुक्त सेनाओं के बीच जो आपका ये युद्ध लड़ रहा था। पिछला जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो आपका गद्दारी की वजह से आपका अंग्रेज जीत गया था, लेकिन ये युद्ध है जो कि आपका अंग्रेज है जो कि अपने बल पे जीता था, ठीक है, अपने बल पे जीता था। इस कारण जो युद्ध ये बक्सर का जो लड़ाई है आपके भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी युद्ध के बाद जो सारा जो भारत का शासन प्रशासन था वो आपका अंग्रेजों के हाथों में चला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानंदा 4 नदियों का नाम दिया गया था और इसको मिलाने के लिए आया था कौन आपका सबसे बड़ी नदी है और उससे छोटी नदी कौन है, ठीक है। तो हम उसको ना देखकर हम अभी क्या देखेंगे, भारत की शीर्ष 10 बड़ी नदियों के बारे में, ठीक है। भारत की शीर्ष 10 बड़ी नदियों की बात करेंगे, ठीक है हम लोग। तो उसमें सबसे जो बड़ा नदी दोस्तों आपका है वो दोस्तों आपका है गंगा, ठीक है। सबसे बड़ा नदी दोस्तों आपका क्या है, गंगा है। तो गंगा जो नदी है वो दोस्तों आपका ऐसे तो निकलता है गंगोत्री या ग्लेशियर से। इसका जो लंबाई है आपका 25 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा की बात करेंगे तो गंगा 2 नदियों के संगम से बनता है, ये बात आपको मालूम होगा। गंगोत्री से निकलता है दोस्तों आपका गंगोत्री से दोस्तों आपका कौन नदी निकलता है, तो दोस्तों आपका अलकनंदा भागीरथी नदी निकलता है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका इधर से आ रहा होता अलकनंदा, ये दोनों आकर दोस्तों यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपका देवप्रयाग, ठीक है। ये देवप्रयाग में आकर मिल जाता है, यहीं से आपका गंगा नदी का है जो कि निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे है दोस्तों आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो ये निकलता है आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, जिसका लंबाई है आपका 1464 किलोमीटर है। वहीं पर बात कर लेते हैं अगला, तो अगला नदी है दोस्तों आपका यमुना। यमुना जो नदी है वो दोस्तों आपका निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों आपका 1376 किलोमीटर है। यमुना है जो कि आपका गंगा की ही सहायक नदी है। यमुना आपके गंगा पर कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। अगला है नर्मदा नदी जो कि दोस्तों आपका निकलती है अमरकंटक से, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के विषय में बात करेंगे तो दोस्तों आपका पश्चिम से पूरब बहने वाली नदी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका पश्चिम से पूरब बहने वाली नदी है, बाकी नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम बहती हैं। ये आपका गिरती हैं अरब की खाड़ी में, बाकी जो नदियां हैं वो आपका बंगाल की खाड़ी में। अगला है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। लंबाई की बात करेंगे तो
सिंधु नदी की बात करेंगे तो तिब्बत कैलाश रन से निकलता है, 1114 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो दोस्तों आपका एंग्सी ग्लेशियर है जो कि आपका तिब्बत में पड़ता है, 916 किलोमीटर है। महानदी की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, 890 किलोमीटर है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो तालाब कावेरी कर्नाटक से निकलती है, 800 किलोमीटर है। अगला है आपका 10वां नंबर पे ताप्ती नदी जो कि निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई पास के सतपुरा रेंज से, जिसकी लंबाई आपका 724 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो मुगल है, मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे। ठीक है, तो मुगल की बात करेंगे, मुगल की तो बात करेंगे तो अपने माता की तरफ से वो दोस्तों आपके चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां का क्या था, आपका वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से। वहीं पर पिता की ओर से बात करेंगे तो पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हो गया था, उसके वंशज थे। ठीक है, तो तैमूर वंशज आपके पिता की ओर से थे, चंगेज खां की वंशज आपके माता की ओर से थे। मुगल के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा, इसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा होता है। बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। इसके अलावा 1526 से 1530 तक बाबर शासन करता है। 1530 से 1540 आपका हुमायूं करता है। उसके बाद आपका सूर्य समाज का स्थापना होता है। 1540 से 1555 तक आपका सूर्य समाज का स्थापना होता है दिल्ली में। इसके बाद वापस आपका हुमायूं आता है 1555 में, सरिंद का युद्ध करता है, फिर से आपका मुगल समाज का स्थापना करता है। ठीक है, 1556 में आपका उसका मृत्यु हो जाता है। 1556 से लेकर आपका फिर अकबर है जो कि आपका शासन करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला जो पूछा गया था, गोचा जो उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोचा उत्सव की बात करेंगे तो मनाया जाता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गोचा उत्सव आपका बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाता है। बस्तर दशहरा भी आपका कहाँ मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। बस्तर जो दशहरा है दुनिया का सबसे बड़ा लंबा उत्सव है। इसके अलावा गोचा जो उत्सव का जो शुरुआत है चालुक्य वंश के शासक के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा एक दोस्तों आपका गोंचा तो देख लीजिए, एक आपका होता है गोची। गोची की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। वहाँ पर एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बेटी के जन्म लेने पर यह उत्सव है जो कि मनाया जाता है, गोची उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ट्रेजरी बिल है जो कि उसका समय काल क्या है। तो ट्रेजरी बिल का जो अधिकतम जो मैच्योरिटी अवधि है वो दोस्तों आपका 364 दिन है। ठीक है, कितना है, 364 दिन है। अगला आपका मांग के नियम से संबंधित कोई प्रश्न आपका पूछा गया था, तो मांग का नियम की बात करेंगे। अर्थशास्त्र का एक क्या है, मूलभूत सिद्धांत है जो बताता है कि उच्च कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कम मात्रा की मांग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्माइल 75 जो योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्माइल जो 50 योजना है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था। स्माइल 75 पहल की शुभारंभ है जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री थे डॉक्टर बीरेंद्र सिंह के द्वारा 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के निकट एक रेलवे स्टेशन में किया गया था। ये जो योजना था आपका भिखारियों के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसका जो पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा अपना एग्जाम का डेट और शिफ्ट, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे टेलीग्राम पर भी चल जाएगा लेकिन थोड़ा समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि किससे मिला था। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का बात करेंगे तो ये पुस्तक था आपका टॉम ऑफ सेंट, जिसे कि हम लोग हिंदी में रेत की समाधि भी कहते हैं, रेत की समाधि भी कहते हैं। इसी पुस्तक को आपका ये बुकर पुरस्कार का प्राइज है 2022 का जो कि मिला था। वहीं पर बात करेंगे 2022 का जो एक और अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है उसका लेखक थे टॉम ऑफ सेंट, पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके कौन थी, गीतांजलि श्री थी। ठीक है, गीतांजलि श्री थी। इसका जो अंग्रेजी जो अनुवाद है वो दोस्तों किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो मिलता ही इसलिए है जो पुस्तक है जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर ये पुस्तक होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ जाना चाहिए और आपका यूके या एक और जगह का नाम है आपका शायद वहाँ पर ही प्रकाशित होना चाहिए, तभी आपको पुरस्कार ही मिलेगा। तो हिंदी में लिखी थी आपकी टॉम ऑफ सेंट जो पुस्तक गीतांजलि श्री, इसका जो अमेरिकी जो इंग्लिश अनुवाद की थी वो आपकी डेजी रॉकवेल किया थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली आपकी किसी भारतीय भाषाओं में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी। गीतांजलि श्री इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका भी थी। इस कारण ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका 2023 का भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो कि आपका दे दिया गया है, वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पोंदिनोवो को। ठीक है, ये पुस्तक लिखे थे आपके टाइम शेल्टर, ठीक है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे एंजेला रॉडेल ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये बुल्गाई लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कोष की प्रोटोजुआ संघ का इनमें से कौन है जो कि आपका प्राणी है।
तो प्रोटोजोआ संघ के प्रणाली की बात करेंगे, ये आपका एक कोशिकीय होता है। उसमें दोस्तों आपका एक होता है अमीबा, इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिका भी होता है, एंट अमीबा कोलाई होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है, ट्रिपनोसोमा गेवियंस होता है, लिस्टमेनिया डोनोवानी होता है। ये सभी आपके क्या है, प्रोटोजोआ संघ के ही प्राणी हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम होता है, पैरामीशियम कॉडेटम हो जाए है। इसके अलावा यूग्लिना भी आपका एक कोशिकीय है और आपका क्या है, प्रोटोजोआ संघ का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्ला भाषा जो भाषा है किस राज्य में बोला जाता है। तो बांग्ला भाषा की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपका बांग्लादेश में बोला जाता है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में बोला जाता है और उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा तथा असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस समय आपका पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में नहीं था, बांग्लादेश भी ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था दोस्तों आपका त्रिपुरा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार जैन का जो आबादी है आपका पूरे भारत में कितना प्रतिशत है। तो जैन की आबादी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 0.4% है। ठीक है, आपका 0 कितना है, 4% है। कुल आबादी की बात करेंगे दोस्तों तो आपका 121.09 करोड़ है, ये आपको मालूम होगा। उसमें से हिंदू की बात करेंगे तो 96.63 करोड़ है, जिसकी प्रतिशत में बात करेंगे तो 79.8% क्या है, तो हिंदू है। इसके अलावा मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम आपका 17.22 करोड़ है। इसमें आबादी की बात करेंगे परसेंटेज में तो 14.2% आपका क्या है, पूरे आबादी का मुस्लिम है। इसके अलावा ईसाई की बात करेंगे तो ईसाई आपका 2.3% है। बस प्रतिशत में याद रखिएगा, आपसे जो आपका संख्या है वो आपसे नहीं पूछा जाता है। सिख की बात करेंगे तो आपका 1.7% है। बौद्ध की बात करेंगे तो 0.7% है। जैन की बात करेंगे तो 0.4% है। ठीक है, इसके बाद आपको बात करेंगे तो 0.7% है, जो कि आपका क्या है, तो आपका अन्य धर्म और अनुयायी है, ORP है। इसके अलावा जो आपके धर्म नहीं बताए थे वो आपके 0.2% आपके लोग थे ऐसे, जो कि आपके किसी भी धर्म के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात है, जो कि सबसे कम है, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात का अर्थ ये होता है कि आप 1000 पुरुष पर आपके महिलाएं हैं जो कि आपके कितनी हैं। ठीक है, तो 1000 पुरुष पर जो सबसे कम महिला है उस राज्य का नाम है हरियाणा, जहाँ पर मात्र 877 महिला हैं 1000 पुरुष पर। इसके अलावा केरल में आपका जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, वहाँ का लिंगानुपात आपका 1084 है, यानी कि 84 जो महिला है आपका अधिक ही है 1000 पुरुष पर। यहीं पर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका 943 है 1000 पुरुष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र के जो पिता है यानी कि पापा है कौन है, तो आपके राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के संस्थापक माना जाता है। उसे समय इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। वो एक स्कॉट्समैन था, यानी कि स्कॉटलैंड का ये निवासी था। ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और प्रशिक्षण और दार्शनिक उनके प्रसिद्ध कार्य एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुआ था, उस समय की इस विषय पर प्रमुख व्यापक पुस्तक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से संबंधित प्रश्न। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की बात करेंगे तो ये जो योजना है दोस्तों आपका भारत सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। पहली बात मानिएगा किसके लिए था, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए था। कौन सी योजना था, पेंशन योजना था। इस योजना के तहत आपका 60 वर्ष से इससे अधिक उम्र के लोगों को लाभ मिलेगा, ये बात भी जान लीजिएगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक को 15 लाख रुपए तक का निवेश इसमें कर सकते हैं। निवेश के आधार पर आपको क्या मिलेगा, 1000 से लेकर 9250 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, इस योजना का जो शुरुआत है नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 मई 2017 को किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि सैफ चैंपियनशिप 2023 जो कि भारत तो जीता है, आपका किस से हराकर जीता था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसको देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका कुवैत हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग जो बोलेंगे वही आपको सुनना होगा। ठीक है, तो कुवैत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 है, उसका जो आयोजन है वो आपका अगर कहाँ हुआ था, अगर ये आपसे अगर पूछे जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों आपका बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, यानी कि अपना देश भारत में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये केमा खिताब था 2023 का, तो ये दोस्तों आपका इस बार का 9वां खिताब था, इस बात को भी याद रखिएगा, 9वां। ठीक है, ये जो सैफ चैंपियनशिप है दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये दोस्तों आपका किस खेल से हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैफ का जो फुल फॉर्म ही होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ठीक है, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, और इसका जो गठन है आपका कब हुआ था सैफ का, तो इसका गठन आपका हुआ था 1997 में। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका इसका स्थापना सदस्य था। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे इसका जो सचिवालय है सैफ का, वो दोस्तों आप कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपका ढाका, जो कि आपका बांग्लादेश में है, वहाँ पर दोस्तों आपका ये स्थित है। ठीक है, ये तो बात रही दोस्तों आपका सैफ का। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो सैफ आपका 2023 था, इसके अलावा पहले, ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका 2021 में खेला गया था, कहाँ पर वो भी देख लीजिए, 2022 में आपका नहीं खेला गया था, 2021 में आपका खेला गया था माले में, उसका भी विजेता दोस्तों आपका इंडिया ही बना था, उसका विजेता इंडिया ही बना था, किसे हराकर बना था, तो नेपाल को हराकर बना था। ठीक है, 2021 का, इससे पहले का। ठीक है, ये तो दोस्तों हम लोग बात कर लिए पुरुषों का सैफ चैंपियनशिप का। अगर आपसे वुमेन्स का पूछ दिया जाए, वुमेन्स का अगर सैफ चैंपियनशिप पूछा जाए तो वुमेन्स का भी होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 2022 का हुआ है, इससे पहले 2023 में भी नहीं हुआ है, वो जो कि आपका कहाँ पर हुआ है, काठमांडू में हुआ है। ठीक है, काठमांडू में हुआ है। विजेता कौन बना था, तो विजेता दोस्तों आपका बांग्लादेश, और उप विजेता की बात करेंगे तो दोस्तों आपका नेपाल है। ठीक है, ये आपका महिला का जो सैफ चैंपियनशिप था उसके बारे में था। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पूछा गया था आपका कि देव समाज की जो स्थापना है वो कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देव समाज की स्थापना की बात करेंगे तो पहली बात तो ये आपका एक धार्मिक सामाजिक सुधार समाज था, जिसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1887 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1887 ईस्वी में 16 फरवरी को। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि आपका ये स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो स्थापना है वो दोस्तों आपका हुआ था लाहौर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये आपका लाहौर में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने इस समाज की जो है स्थापना आपका किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा एक है दोस्तों आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना आपका राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने किया था 1828 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपका किया थे दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, इसको भी याद रख लीजिएगा। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि समग्र ग्राम उन्नयन योजना आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा असम। ठीक है, असम से ये संबंधित आपका ये एक योजना है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस योजना का है जो कि आपका शुरुआत है जो कि किया है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार राज्यों में 200 मीट्रिक टन मिलिंग क्षमता वाली 50 चावले मिलें स्थापित करने के लिए अपना समर्थन देगी इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि जो ये एग्जाम है आपका TCS करवाती है। ठीक है, DDA जैसे का, और SSC का भी जितने भी एग्जाम होता है वो भी आपका TCS करवाती है, जैसे चाहे आपका SSC CGL का हो, चाहे SSC MTS का हो, SSC CHSL हो, या SSC CHSL 2023 हो, या MTS 2023 हो। ठीक है, अभी 2023 में इतने सारे एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है, तो उन सभी का अगर आप PDF लेना चाहते हैं मात्र 69 रुपये में, सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी एग्जाम आपके TCS द्वारा कराया जाता है। GK GS करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। इस PDF को लेने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर आप संपर्क करके इस PDF को है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग को भी चाहिए कि हाँ यूजफुल है तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इससे बाय भी किया है और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो दोस्तों पूछा गया आपका कि भारत की साक्षरता दर कितना है। ठीक है, भारत का साक्षरता दर तो आपसे पूछा गया, लेकिन आपका 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में आपका 72.64, 77 पॉइंट कुछ, 76 पॉइंट 78 पॉइंट कुछ है जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं पूछा गया था, आपका 2023 का आपका एक रिपोर्ट आया था, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछा गया था, तो उसके अनुसार जो भारत का साक्षरता दर है, यानी कि 2023 के अनुसार बात करेंगे भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 77.7% है। ठीक है, कितना है, 77.7% है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये रिपोर्ट किसके द्वारा आया था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट था, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट था ये। ठीक है, इसी के अनुसार आपका ये प्रतिशत था। लेकिन अगर आपसे 2011 के जनगणना के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए आपका भारत का साक्षरता दर, तो ये दोस्तों आपका 74.0% है। उसी में आपका जो मेल का साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 82.814% है। वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो 65.46% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या था। ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या का आपका दशकीय वृद्धि दर पूछा गया था, यानी कि 2001 में कितना था और 2001 से लेकर 2011 तक आपका जो मुस्लिम जनसंख्या है वो आपका बढ़ा कितना था, यानी कि कितना प्रतिशत है जो कि आपका बढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 24.60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका जो 1991 से 2001 में जो जनसंख्या बढ़ा था आपका मुस्लिम का, वो बढ़ा था कितना आपका 29.52%। ठीक है, जो कि गिरकर आपका 2001 से 2011 में कितना हो गया था, 24.60%। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं पर बात करें आपका कि मुस्लिम जनसंख्या आपका भारत में कितना प्रतिशत है पूरे भारत में जनसंख्या का, तो वो आपका 14.23% है। ठीक है, कितना है, 14.23% आपका पूरे आपके जनसंख्या का प्रतिशत है मुस्लिम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुशीला देवी का संबंध जो कि आपका किस खेल से है। तो सुशीला देवी का जो संबंध है वो फ्रेंड्स आपका किस खेल से है, जूडो से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जूडो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो जो आपका खेल हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें आपका ये क्वालिफाइंग भी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कमला उत्सव से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था, किससे पूछा गया था, कमला उत्सव से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया था क्या, एक ये कृषि उत्सव है, इसके अलावा एक दिया गया था इसमें भैंस के दौड़ का आयोजन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और दो ऑप्शन क्या मिला था इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो हम लोग जब कमला उत्सव या कमला त्यौहार की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भैंसों की जाति से जुड़ा हुआ है। ये आखिर बनाया कहाँ जाता है, तो ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में है जो कि आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका 2 दिन की अवधि के लिए ये भैंस दौड़ होता है, 2 दिन की अवधि के लिए। ठीक है, ये भैंस दौड़ता है। दूसरा वाला तो बिल्कुल आपका सही है। ये कब कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका मार्च और नवंबर के महीने के बीच में मनाया जाता है, मार्च और नवंबर। ठीक है, ये एक त्यौहार है जो कर्नाटक के कृषक समुदाय के द्वारा उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, आपका ये कृषि उत्सव भी है। ये त्यौहार हिंदू भगवान कांद्री मंजुनाथ को समर्पित है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। ठीक है, तो किस भगवान से समर्पित है, तो शिव भगवान से। ठीक है, तो 2 और ऑप्शन क्या दिए गए थे उसके अनुसार आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि महमूद जो गजनवी है वो आपका किस देश का था। ठीक है, किस देश का ये आपका कहाँ से आया था, ये किस देश का था, तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान का गजनवी जो वंश था उसी का ये आपका शासक था, आपका महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी की बात करेंगे तो सुबुक तगीन का पुत्र था, यानी कि इसके पिता का क्या नाम था, तो ये भी कहीं नहीं कहीं पूछा ही जाता है, इसको भी याद रखिएगा, सुबक तगीन। ठीक है, सुबक तगीन का ये क्या था, पुत्र था। ठीक है, इसके अलावा महमूद गजनवी के बारे में आपको मालूम होगा। ठीक है, इन्होंने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया है, तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। पहली बार जो आक्रमण है इसने आपका 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1001 ईस्वी में आपका इसने पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, जयपाल के विरुद्ध पाल राजवंश का एक शासक था जयपाल, उसी के विरुद्ध ही जो कि आपका आक्रमण किया था। टोटल 17 बार ये आक्रमण किया है। इसका सबसे विध्वंसकारी आक्रमण था 1025 का सोमनाथ मंदिर जो कि आपका गुजरात में है, उसको बहुत ही बुरी तरह से इसने लूटा था। ठीक है, तो सबसे जो भयंकर आपका आक्रमण था वो आपका सोमनाथ का ही था। लास्ट बार जो आक्रमण इसने किया था वो आपका 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया राजा हर्षवर्धन का शासन है जो कि किस क्षेत्र पर था। तो राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे तो फ्रेंड पहले बात तो ये किस वंश से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका पुष्पभूति वंश से आपका ये संबंधित था। ठीक है, किस वंश से संबंधित था, तो पुष्पभूति वंश से आपका ये संबंधित था।
इसने ये आपका किसका पुत्र था, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन जो कि आपका पुष्पवती वंश का ही शासक था, उसी का ये आपका पुत्र था। इसने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक आपका उत्तर भारत पे सो की शासन किया था। उनके साम्राज्य ने उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा शामिल किया, पूरब को कमरूपा तक और दक्षिण को नर्मदा नदी तक अपना राज्य का विस्तार किया था। कन्नौज, ठीक है, आपके ऑप्शन में शायद कन्नौज दिया होगा। कन्नौज जो शहर था ये आपका राजा हर्षवर्धन का क्या था, आपका राजधानी था, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे एक आपका ह्वेनसांग के बारे में, ह्वेनसांग के बारे में जो कि आपका एक चीनी यात्री था, जो कि आपका इसी के दरबार में जो कि आपका आया था। एक कवि के बारे में भी और सुने होंगे, वान भट्ट, ठीक है, वान भट्ट के बारे में भी सुने होंगे, जो कि आपका इसी का क्या था, आपका दरबारी कवि था। इसने आपका हर्ष चरित की रचना किया था। हर्ष चरित का रचना भी पूछा जाता है आपसे बार बार, किसने किया था, तो आपका वान भट्ट ने ही किया था। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन नर्मदा के युद्ध में चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से एक इंडो आर्यन भाषा क्या है। ठीक है, तो इंडो आर्यन भाषा के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन वोडो दिया गया था, डोगरी दिया गया था, और क्या दिया गया था, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इंडो आर्यन की बात करेंगे तो ये देश का सबसे व्यापक क्षेत्रों को शामिल करता है। ये इसकी आबादी सबसे अधिक अनुपात द्वारा बोली जाती है। विशेष रूप से ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो उत्तर में बोला जाता है, पूरब में बोला जाता है और पश्चिम में बोला जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ बोला जाता है, उत्तर में, इसके अलावा ये दोस्तों आपका पूरब में बोला जाता है, इसके अलावा ये आपका पश्चिम में बोला जाता है। ठीक है, ये तो आप जान गए। इसके अलावा इस परिवार की जो मूल भाषा है क्या है, संस्कृत है। ठीक है, इस परिवार की जो मूल भाषा क्या है, आपका संस्कृत है। और इसकी प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो एक आपका हिंदी आता है। हिंदी के अलावा दोस्तों आपका क्या आता है, बंगाली आता है। बंगाली के अलावा दोस्तों आपका बिहारी आता है। ठीक है, बिहारी के अलावा दोस्तों आपका नेपाली आता है। नेपाली के अलावा दोस्तों आपका पहाड़ी बोली आता है। पहाड़ी के अलावा दोस्तों आपका गुजराती आता है। गुजराती के अलावा आपका भीली आता है। भीली के अलावा आपका राजस्थानी आता है। राजस्थानी के अलावा दोस्तों कोंकणी आता है। कोंकणी के अलावा दोस्तों आपका मराठी आता है। ठीक है, ये जो सभी भाषाएं जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है, ये सभी दोस्तों आपका क्या है, तो एक आपका इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दोस्तों आपका द्रविड़ आता है। द्रविड़ भाषा भी आप लोग को मालूम होगा, जो कि आपके दक्षिण में बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका दक्षिण, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा भाषा बोला जाता है, द्रविड़ भाषा बोला जाता है। इसमें कौन कौन सा भाषा आता है इसको भी जान लीजिएगा। ये आपका एक आता है मलयालम, एक आपका आता है तमिल, इसके अलावा एक आता है कन्नड़, कन्नड़ के बाद टोडा, तेलुगु, बदागा, ये सभी जो भाषा है वो दोस्तों आपका क्या आता है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका आया था तेलुगु भाषा से संबंधित आपके कथन आए थे कि ये भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा जो तेलुगु है आपका द्रविड़ भाषा से ही संबंधित है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्या पूछा गया था, क्या ये 1994 में शास्त्रीय भाषा बन गया था, तो बिल्कुल नहीं, 1994 में ये आपका शास्त्रीय भाषा नहीं बना था। ये आपका 2008 में शास्त्रीय भाषा बना था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु भाषा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर बोला जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की क्या है, आधिकारिक भाषा है। किसकी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है, आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा हर 29 अगस्त को हम लोग क्या बनाते हैं, तो हर 29 अगस्त को हम लोग तेलुगु भाषा दिवस के तौर पर ही मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 81 मिलियन लोग, ठीक है, 81 मिलियन लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये दोस्तों आपके तेलुगु भाषा बोलते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, आप लोग को मालूम होगा, जो कि बार बार आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिए। पहला शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपका तमिल था, जो कि 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा दिया गया था। इसके अलावा दूसरा दोस्तों आपका कौन था, तो संस्कृत था, जो कि आपका 2005 में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अलावा कन्नड़ और तेलुगु को यानी कि ये दो भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मलयालम की बात करेंगे, मलयालम का तो 2013 में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगला है दोस्तों उड़िया, जो कि सबसे नया भाषा था, उड़िया। ठीक है, यह आपका 2014 में इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के घूमने के दौरान कौन सा बल बनता है जो कि हवाओं के प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था क्रेटोरी, केंद्र त्यागी, केंद्र की ओर जाने वाला। एक ऑप्शन था कोरियोलोसिस बल। ठीक है,
कोरियोलिस बल था, ये ही आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, कोरियोलिस बल। ठीक है, हवाओं और धारों की दिशा का बदलना घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर है जो कि मुड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, प्लांट सेल का जो वाल होता है आपका किससे बना होता है, यानी पादप कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका बना होता है सेल्यूलोज से। ठीक है, किससे बना होता है, तो आपका सेल्यूलोज से आपका ये बना होता है। तो इसका ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेल्यूलोज सेल की दीवार संरचनात्मक और यांत्रिक सहायता प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि बंगाल जो विभाजन है आपका किस वायसराय के काल में हुआ था, तो बंगाल जो विभाजन है वो दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल में आपका हुआ था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बंगाल विभाजन का जो घोषणा है, घोषणा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 20 जुलाई 1905 को हुआ था। 20 जुलाई 1905 को आपका घोषणा हुआ था। प्रभावी कब से हुआ था, तो प्रभावी आपका 16 अक्टूबर 1905 से ये आपका क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था, प्रभावी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे बंगाल विभाजन का अर्थ आपका क्या था, यानी कि किस लिए जो ब्रिटिशर्स था वो आपका क्या था, तो फूट डालो राज करो की नीति के कारण ये आपका क्या था। इसके अलावा बंगाल विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन आपका शुरू हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका स्वदेशी आंदोलन है जो कि शुरू हुआ था। इसके अलावा बंगाल जो विभाजन है उसको दोस्तों आपका रद्द भी किया गया था 1911 ईस्वी में। उस समय कौन वायसराय था, तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। उस समय आपका बंगाल जो विभाजन है आपका रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो दोस्तों जो आपसे पूछा गया कि किस वर्ष मुगल सम्राट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1665 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा 1664 में आपका पानीपत का नहीं आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद से आपका जो तीनों युद्ध के सेनाएं जो लड़ा था, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, तीनों ने हार गया था। इसके बाद जो सारा जो आपका अधिकार था बंगाल का या पूरे भारत का कहिए वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला गया था। इसके बाद 1765 ईस्वी से जो आपका बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वो आपका मुगल सम्राट के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय को आपका क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो और क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रेंड्स आपका ऊपर में जो कि छूट गया था, वो उसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया है, तो हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप लोग जल्द इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया था घटोत्कच की माता हिडिंबा के लिए कौन सा त्यौहार है जो कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका मिला नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हिंदीवा देवी मंदिर है दोस्तों एक कहाँ पर, ठीक है, हिंदीवा देवी मंदिर है जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक मंदिर है, एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक पात्र भीम की पत्नी हिंदीवा देवी को समर्पित है। ये जो मंदिर है हिमालय की तलहटी में डुंगरी वन विहार नामक देवदार के जंगल में घिरा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1553 में इसे बनाया गया था। इस मंदिर को 1553 में महाराजा बहादुर सिंह के द्वारा, ठीक है, बहादुर सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा मनाली में लोग हिंदीवा देवी के रूप में पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान देश भर के सभी हिंदू देवी दुर्गा पूजा की करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में नवरात्रि होगा तो इसका राइट आंसर आपका नवरात्रि हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में है जो कि ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन जो आपका शायद दिया गया था वो आपके बिहार के फेस्टिवल का दिया गया था, जिसमें से एक कजरी था। कजरी जो उत्सव है वो फ्रेंड्स आपका बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था, वो आखिरकार हुआ कब था। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो कब हुआ था, तो 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाबर किसके साथ हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। अगर डेट भी आपसे पूछ दिया जाए तो 21 अप्रैल का डेट हो जाएगा। ठीक है, पानीपत के अन्य युद्धों के बारे में बात करेंगे तो पानीपत का अन्य जो युद्ध है यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध वो दोस्तों आपका 1556 में हुआ था। विक्रमादित्य जिसका लोकप्रिय नाम हेमू था और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इसके अलावा पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था जो कि आपका 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से युद्ध थे। ठीक है, तो बाबर के द्वारा जो पहला जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1526 का ही लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हम लोग देख चुके हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था और आपका
उसको मार दिया गया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। इसके बाद 1 साल के बाद दोस्तों आपका होता है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को होता है। ये जो युद्ध है आपका राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें भी जो जीतता है तो आपका बाबर ही जीतता है। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 29 मार्च को 1528 को होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें भी जीत आपका बाबर का ही होता है। अगला है लास्ट युद्ध है, जो कि आपका घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध की बात करेंगे तो 6 मई 1529 को हुआ है और अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी जीत आपका बाबर का ही हुआ था। इसके अलावा 1530 में जो बाबर है आपका 48 साल की उम्र में 27 सितंबर को मृत्यु हो जाता है आगरा में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का ट्रिक भी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हम ट्रिक के ऊपर नहीं रहते हैं, तो हम सीधे फैक्ट्स जो बताते हैं उसी को आप याद कीजिएगा। ट्रिक को भी याद करने में आपका समय उतना ही जाएगा जितना आप इस युद्ध को याद रखने में जाएगा। ठीक है, बेसिक के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम लोग वीडियो के अंत में आपके जो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी देने वाले हैं, जैसा कि आपका एडमिट कार्ड कैसा ले जाना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड में फोटो पहले चिपकाना है या बाद में चिपकाना है। इसका रीजनिंग से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, स्किल टेस्ट आपका कब होगा, उन सभी सारी बिंदु पर हम लोग वीडियो को अंत में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1 मई को कौन सा दिवस आपका है जो कि मनाया जाता है। तो 1 मई की बात करेंगे तो 1 मई को दोस्तों आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। लेकिन हम लोग अभी प्रमुख दिवस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक। तो शांतिपूर्वक हेडफोन लगाकर आप ध्यान से सुनते रहिएगा। बाकी पीडीएफ को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दे रहे हैं 9973741666। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अपना आपका कब एग्जाम है, एग्जाम और डेट और शिफ्ट लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ भी आपको पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम है जरूर से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे नहीं भेजा जाता है समय से तब। ठीक है, देखिए तो पहला आपका है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं ये आप लोग को मालूम होगा। 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी है आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इसके अलावा आपका बनाते हैं हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन आपका स्वामी विवेका जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 15 जनवरी को हम लोग थल सेवा दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को दोस्तों हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस आपका सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ये आपका 2021 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग था उसका स्थापना हुआ था। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस आपका इसी दिन 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी जी थे उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसके अलावा 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डेज। ये दोस्तों अभी जो आपका यूपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था आपका 2023-12, उसमें भी ये पूछा गया था कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 20 फरवरी को मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसके अलावा 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। इसी दिन दोस्तों आपका जो पीसी महालनोबिस थे उनका जन्म हुआ था। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को हम लोग विश्व कारगिल दिवस मनाते हैं। विश्व कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को हम लोग विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को जैसा कि शिक्षक दिवस अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। गांधी जी के जन्म जयंती को, जन्म दिवस को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के तौर पर मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, इसको आप लोग बस ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं।
14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। साथ में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे भी आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस, 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस या क्रिसमस डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी दिवस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल पक्का यहाँ से एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है अरुंधति रॉय की क्या थी? तो पहली किताब थी। उसने 1992 में इनकी इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। 4 साल के बाद 1996 में जाकर ये पुस्तक है जो कि आपका पूरा हुआ था। ये पुस्तक के लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। साथ में कुछ अन्य लेखक है जैसे कि झुप्पा लाहिरी जी हैं, इनका जो पुस्तक याद रखिएगा द नेमसेक, द लोलैंड, द क्लॉडिंग ऑफ बुक्स। इसके अलावा अरविंद अडिगा की पुस्तक को याद रखिएगा द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे। ये सब पुस्तक आपकी अरविंद अडिगा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी जो वंश है उसका स्थापना कब हुआ था? तो लोधी वंश की स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है फ्रेंड्स आपका 1451 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 1451 राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत का कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। उसमें से लोधी वंश एक आपका राजवंश था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 जो राजवंश शासन किया था उसका जो क्रम है उसको याद रखिएगा। उसका जो स्थापना है कब हुआ था, उसका अंत है कब हुआ था, उसको भी जरूर से जरूर याद रखिएगा। पहले तो क्रम याद रख लीजिए कि पहला तो आपका गुलाम है, गुलाम के बाद खिलजी वंश आया था, खिलजी के बाद तुगलक आया था, तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आया था, सैयद वंश के बाद दोस्तों आपका एक आया था लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश के बाद से आपका लोधी वंश आया था। लोधी जो वंश था आपका दिल्ली सल्तनत का क्या था? अंतिम राजवंश था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा, साथ में आपको क्या याद रखना है? साथ में आपका इसका क्या रखना है? ये समय काल यानी कि कार्यकाल भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश का जो आपका स्थापना था वो आपका 1206 में हुआ था। 1206 में आपका गुलाम वंश का स्थापना होता है, 1390 तक की शासन करता है। इसका स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। इसका जो अंतिम शासक था वो आपका कैमूर्स था। ठीक है, कैमूर्स की हत्या करके जो जलाउद्दीन खिलजी था, जलाउद्दीन खिलजी वंश का स्थापना करता है 1290 में। 1290 से लेकर 1320 तक आपका यह शासन करता है। 1320 में दोस्तों आपका फिर तुगलक वंश का स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आपका 1320 से 1414 तक शासन करता है। फिर आता है सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 तक शासन करता है। इसका स्थापना आपका ख्रीज खा करता है। इसके अलावा लोधी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। ये दोस्तों आपका बहलो लोधी इसका स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक होता है। लोधी वंश का साथ ही साथ आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का डिटेल पूर्वक बताने का मेरा यही तात्पर्य है कि आपको यहाँ से 2 प्रश्न ठीक है हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका दिल्ली का एग्जाम है तो दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न जो कि पूछे जाने की संभावना है बहुत अधिक है। और आज भी चारों शिफ्टों में जो प्रश्न आपको यहाँ से बने हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है कि सानिया मिर्जा के पुस्तक का क्या नाम है। तो सानिया मिर्जा के जो पुस्तक का नाम है, इनकी एक आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड। ठीक है, एस अगेंस्ट ओड इनकी पुस्तक का नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस अगेंस्ट ओड। ठीक है, हम लोग कुछ और आत्मकथाओं के नाम लिए हैं, साथ में उनसे जुड़े ट्रिक भी लिए हैं, जो कि आपको अगर याद नहीं होता है नाम और उनके लेखक से तो आपको ट्रिक से भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रिक से याद रख सकते हैं तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो एस अगेंस्ट ओड जैसा कि सानिया मिर्जा का पुस्तक है जो कि आपकी एक टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं। इसको याद करने का ट्रिक था कि सानिया मिर्जा एक ऐसे ही तो खिलाड़ी हैं जिसने पाकिस्तानी से शादी किया है। ठीक है, तो ऐसे से याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे को ऐसे पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत हो जाएगा कि एस अगेंस्ट ओड है आपका सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगला जो पुस्तक है कंट्रोवर्शियल योर्स। ठीक है, कंट्रोवर्शियल ओर्स पुस्तक है जो कि शोएब मलिक का है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि बेचारा शोएब मलिक सानिया मिर्जा से शादी करके कंट्रोवर्शियल का शिकार हो गया। ठीक है, इस ट्रिक को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ए शॉट एट हिस्ट्री। ये शॉट एट हिस्ट्री जो पुस्तक है आपके अभिनव बिंद्रा का है जो कि आपका शूटिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका जो ट्रिक है अभी क्या शॉट मारा है वह मजा आ गया। ठीक है, अभी क्या शॉट मारा है क्या मजा आ गया। ठीक है, तो अभी से अभिनव बिंद्रा और शॉट से शॉट एट हिस्ट्री आप याद रखिएगा। अगला है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हट जो पुस्तक है आपके कपिल पाजी का है। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है कि पाजी ने 1983 का जो कप दिल से जीत लिया, कप से आपको याद रखना है कपिल देव, दिल से आपको याद रखना है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखना का ट्रिक है कि रेस मिल्क पी कर लगाया करो। ठीक है, ये रेस है जो कि आपका मिल्क पी कर लगाया करो। ठीक है, तो आपको इससे याद रखना है मिल्क से मिल्खा सिंह, रेस द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न पूछा गया है
कि प्लेइंग टू विन पुस्तक है, जो कि आपका किसका है, तो साइना नेहवाल जी का है, जो कि आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, विन के पीछे न्या दो के पड़ जाओ, न्या दो के, ठीक है, तो न्या से आपको नेहवाल याद रखना है। नेक्स्ट आपका है शटलिंग टू द टॉप, ये पुस्तक आपके पीवी सिंधु जी का है, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी है। तो ट्रिक है आपका टॉप पर हमारा देश, ठीक है, तो हिंद से दोस्तों आपको क्या रखना है, सिंधु याद रखना है, ठीक है। सिंधु जो नाम है, हिंदुस्तान जो यह नाम है आपका सिंधु से ही हम लोग का उत्पन्न हुआ है। गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है आपका पीटी उषा जी का है। पीटी उषा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके रेसर है, ठीक है। साथ में जो इंडियन जो ओलंपिक संघ है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष भी आपकी पीटी उषा जी ही है। इसको याद रखने का ट्रिक है, उषा के पंख गोल्ड के रंग होते हैं, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। गोल्ड से आपको गोल्डन गर्ल याद रखना है, उषा से आपको पीटी उषा याद रखना है। माइंड मास्टर से याद रखना है आपका विश्वनाथ आनंद जी का ये पुस्तक, जो शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं। ट्रिक से आपको याद रखना है, माइंड से खेलने में आनंद मिलता है, तो माइंड से माइंड मास्टर, आनंद से आपको विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट आपका है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट जो पुस्तक है आपका संजय मांजरेकर जी का है। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, यदि आप इम्परफेक्ट हो तो आप कभी भी डर पर जय नहीं पा सकते, ठीक है। तो डर से आपको क्या याद रखना है, डर जैसे आपको संजय मांजरेकर। अगला है एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक आपके रिक्की पॉन्टिंग जी का है। ट्रिक है आपके क्लोज मतलब बंद, बंद मतलब रोक, रोक मतलब रिक्की पॉन्टिंग। नेक्स्ट आपका है 221 एंड बियॉन्ड, जो पुस्तक है आपके बीबीएस लक्ष्मण जी का है, तो इससे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। साथ में नो स्पिन पुस्तक आपके शेवान जी का है। ट्रिक है नो मतलब वार्निंग मतलब वान, ठीक है। अगला है सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपके सौरभ गांगुली जी का पुस्तक है। इसके अलावा वाइड एंगल है, जो कि आपके अनिल कुंबले जी का है, और ट्रिक आपको दिया गया है, आप लोग आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को एक्सेस करके। इसके अलावा गोल है, गोल से आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद। आपका पूरा जो ध्यान है आपके गोल पर होना चाहिए। इस तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अन्य जो पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं। अन्य पुस्तक में आपका है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जो पुस्तक है आपका युवराज सिंह का है। वहीं पर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आपका मिल्खा सिंह का है, जो कि आपके आज के सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था। अगला है प्लेइंग इट माई में पुस्तक है आपका सचिन तेंदुलकर जी का है। इसके अलावा जो प्लेइंग टू विन है जो पुस्तक है, जो कि आपका साइना नेहवाल जी का है, जो कि बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ हम लोग देख लिए, सौरभ गांगुली जी का है। सिक्स मशीन जो पुस्तक है आपका क्रिस गेल जी का है। गेम चेंजर पुस्तक शाहिद अफरीदी का है। 8 शॉट एट हिस्ट्री आपका अभिनव बिंद्रा का है। अनब्रेकेबल पुस्तक है, जो कि आपके मैरी कॉम का है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नया सवेरा जो स्कीम है किससे संबंधित है, तो नया सवेरा जो स्कीम का उद्देश्य है, इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रों का विशेष कोचिंग प्रदान करना है। लॉन्च किसने किया था, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये नया सवेरा जो स्कीम है आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि देश का पहला यूनिटी मॉल है जो कि कहां पर स्थापित किया गया है, तो देश का जो पहला यूनिटी मॉल है वो दोस्तों आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग और कुछ आपका स्टैचू को देख लेते हैं, जो कि आपके हाल ही में स्थापित किए गए हैं, बिल्कुल नए हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न आते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो पुस्तक है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी पुस्तक नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपकी प्रतिमा है वो आपके कहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके अलावा तिरुवल्लुर स्टैचू कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो पुस्तक है आपका प्रतिमा है, जो कि आपका रामानुचार्य जी की है, वो आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। श्रीनाथ प्रभु गोंडा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका लातूर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जैन आचार्य विजय वल्लभ सूर्यवंशी जी महाराज की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका पाली में राजस्थान में है। इसके अलावा श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है, तो ये आपका नाथ द्वार आपका राजस्थान में है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका बोध गया में है। किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो सीतामढ़ी बिहार में किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो मोरबी गुजरात में किया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक के नाइट की मूर्ति स्थापित की गई है, तो इंडिया गेट के पास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट आपका है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है जो कि आपका कब से कब तक था, तो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है आपका 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक का था। इसके अलावा तुगलक राजवंश की बात करेंगे जो कि आपका फिरोज शाह तुगलक उसी राजवंश से संबंधित है। तो तुगलक राजवंश आपका 1320 में उभरा था और 1413-11 में समाप्त हो गया था, यही आपका इसका समयकाल था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रमुख आपके शासक का, जो कि आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो एक बार देखना बनता है। तो पहला तो आपका गुलाम वंश था, जिसे कि मामलूम वंश कहते हैं। हम लोग उसका समय पीरियड देख लिए थे, उसका स्थापना किसने किया था उसको भी देख लिए थे। बस हम लोग प्रमुख शासक को देखेंगे, उसके समय काल को देखेंगे। तो जैसा कि पहला शासक ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका अगर आपसे शासनकाल पूछ दिया जाए तो इसका शासनकाल आपका
1206 से 1204 यानी कि 4 साल तक ये शासन किया था। इसके अलावा आपका इल्तुतमिश का बार बार पूछा जाता है, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश का शासनकाल, तो ये दोस्तों आपका 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा एक आपका रजिया सुल्तान जी के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपका 1236 से 1240 यानी कि 4 साल तक ये भी शासन किए थे। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थे। इसके अलावा और क्या याद रखना है, और आप याद रख लीजिएगा बलबन का भी पूछा जाता है, गयासुद्दीन बलबन का, तो यह आपका 1266 से 1286 यानी कि 20 वर्ष तक आपका ये शासन किया था। 4 वर्ष तक आपका रजिया सुल्तान। इसके अलावा आपका 1211 से 1236 यानी कि कितना हो गया 36 16 20 24 साल तक 23 साल तक आपका ये शासन किया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 4 साल तक शासन किया था। इसके बाद आपका आता है खिलजी राजवंश, जिसका शासन का हम लोग देख चुके हैं। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी का आपका अगर पूछा जाए तो आपका 1290 से 1296 हो जाएगा, और अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाएगा तो 1296 से 1316 हो जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। इसके अलावा अगला तुगलक राजवंश से क्या क्या याद रखना है, तो गयासुद्दीन तुगलक का याद रख लीजिएगा, जिसका शासनकाल 1321 से 1325 ईस्वी तक का था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का भी याद रख लीजिएगा, 1325 से 1351 तक का था। फिरोज शाह तुगलक का भी आपको पूछा ही गया है, तो इसका शासनकाल आपका 1351 से 1388 तक का था। ठीक है, इसमें से ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ऊपर का 3 ही याद रखना है। इसके अलावा सैयद राजवंश का याद रखिएगा, ख्रीस खा के याद रखिएगा, 1414 से 1421 यानी कि 10 साल तक शासन किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है लोधी वंश का जो शासनकाल था आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक का था। इसमें बलोच लोधी आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, तीनों याद रख लीजिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा है। तो बलोच लोधी आपका 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो आयोजन है आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये आपका केमा संस्करण था, तो ये दोस्तों आपका तीसरा संस्करण था। इसके अलावा पहला संस्करण आपका कहाँ पर हुआ था, पहला संस्करण आपका पहली बार 2020 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। इसके अलावा दूसरा संस्करण आपका 2022 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। तीसरा संस्करण आपका कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम था, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा के बारे में, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इनका जो आत्मकथा का नाम था आपका द रेस्ट ऑफ माई लाइफ था। इनका जो उपनाम है आपका फ्लाइंग सिख इनका उपनाम है। नेक्स्ट आपका है कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, जो कि किस वर्ष दिया गया था, तो 2013 में दिया गया था मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। वर्तमान में आपके 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, वो दिया गया था आपका तमिल भाषा को। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला था। इसके अलावा आपका संस्कृत भाषा को दिया गया था दूसरा, जो कि आपका 2005 में दिया गया था। कन्नड़ भाषा को दिया गया था 2008 में। कन्नड़ भाषा के साथ साथ आपका तेलुगु को भी दिया गया था 2008 में। मलयालम को 2013 में दिया गया था, और उड़िया जो भाषा है दोस्तों आपको दिया गया था 2014 में। ये दोस्तों आपका सबसे नया भाषा है। ठीक है, ये आपका शास्त्रीय भाषा से संबंधित एक और प्रश्न आया था, जिसको हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। वो आया था कि इनमें से कौन सा जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, उसमें ऑप्शन एक आपका हिंदी का दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा आपका मात्र 6 ही है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु, मलयालम है और आपका उड़िया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोंकणी जो भाषा है किस राज्य का है। ठीक है, तो कोंकणी जो भाषा है दोस्तों आपका किस राज्य का आधिकारिक भाषा है, तो ये दोस्तों आपका राज्य पूछा गया होगा, तो गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा और दमन द्वीप का ये कोंकणी जो भाषा है आपका आधिकारिक भाषा है। साथ ही साथ गोवा और दमन द्वीप के अलावा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोला जाता है, कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोला जाता है, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी यह भाषा है जो कि आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है कि बाबर है जो कि किस उम्र में शासक बना था, किस उम्र में शासक बना था, तो ये दोस्तों आपका 12 वर्ष में आपका ये शासक बन गया था। 12 वर्ष की आयु में बाबर को विद्रोह का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो अख सेकेंड में परगना के शासन में सफल हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बैंकिंग के क्षेत्र में IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, IFSC कोड दोस्तों आपका एक होता होगा, आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग पैसा भेजते होंगे या बैंक में जाते होंगे या अपना पासबुक खोलिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा IFSC कोड। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सब एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग रिलेटेड फुल फॉर्म को देखें तो पहला आपका ATM आता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा HDFC की बात करेंगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। IFSC की बात करेंगे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। IN की बात करेंगे तो इंडियन रुपीज होता है। NEFT की बात करेंगे तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। RTGC की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। RBL की बात करेंगे तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड होता है, जो कि आपके बैंकिंग से संबंधित फुल फॉर्म है और आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 82वां जो ग्रैंड मास्टर है जो कि आपका किस रैंक से बिलोंग करता है, तो
तुमा जो ग्रैंड मास्टर था वो दोस्तों आपका बुपल्ला प्रणीत था, जो कि आपका तेलंगाना से संबंधित था, तेलंगाना राज्य से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। बुपल्ला प्रणीत की बात करेंगे तो भारत का 82वां था क्या ग्रैंड मास्टर था। इसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे जो कि आपका विश्वनाथ आनंद जी थे, जो कि आपका किस राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते थे, और जिन्हें 1988 में यह खिताब है जो कि जीता था। पहला जो अर्जुन पुरस्कार है आपका इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा त्यौहार है जो दिवाली के बाद 5 दिन मनाया जाता है और भाई बहन से संबंधित है। ठीक है, तो उसका नाम आपका भाव बीज। ठीक है, भाव बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भाव बीज आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो भैया दूज, भाई दूज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह देश में रक्षाबंधन पर भाई बहन को प्यार का जश्न मनाता है, उसी तरह महाराष्ट्र का ये त्यौहार भाव बीज एक अतिरिक्त दिन है, इस विशेष बंधन का जश्न मनाता है। तो आपका राइट आंसर भाव बीज हो जाएगा, जो कि आपका नवंबर माह में मनाया जाता है दिवाली के त्यौहार के 5 दिनों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य का हुआ है। तो ये दोस्तों आपका मेघालय का हुआ है। राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। इसके अलावा 2001 से 2011 तक के भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करेंगे तो टोटल आपका 70.6% की वृद्धि दर बढ़ा था। आपका 2011 में जितना जनगणना था, मान लीजिए 2001 में आपका जनगणना था 1 करोड़, तो 2011 में आकर वो आपका हो गया था 18 करोड़। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 18 करोड़ का बढ़ोतरी आपका जनसंख्या में हुआ था। इसके अलावा राज्य भर में सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर है वो आपका मेघालय में देखा गया था 27.82%। इसके अलावा 10 की वृद्धि दर में सबसे जो कम आपका स्टेट देखा गया था वो आपका नागालैंड में -0.5%। ठीक है, तो नागालैंड की जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उससे पहले टॉप 5 स्टेट देख लें जो कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया है। पहला दोस्तों आपका मेघालय, जहां का डिकेडल ग्रोथ है 27.80%। अरुणाचल प्रदेश का आपका 25.90%। बिहार का है 25.10%। जम्मू कश्मीर का है 23.70% और मिजोरम का है आपका 22.80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि जो वैदिक युग होता है, वैदिक युग आपका कब से कब होता है। ठीक है, तो वैदिक युग जो आपका वैदिक युग का जो स्वयं प्रारंभिक जो काल है वो दोस्तों आपका 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का ये काल को हम लोग वैदिक युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैदिक युग के बाद दोस्तों आपका आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये जो आपका जो काल आता है वो आपका जो ईसा पूर्व आता है वो आपका 1000 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो दोस्तों आपका उत्तर वैदिक काल का होता है। ठीक है, तो वैदिक काल का शायद आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1500 से लेकर दोस्तों आपका 1000 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के आपके सारों शिफ्टों में है जो कि पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बारी बारी करके आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं जो कि आपके द्वारा ही पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला जो सवाल आपका पूछा गया था कि एडमिट जो कार्ड है, ठीक है, एडमिट जो कार्ड है आपका नॉर्मल ले जाना है या कलरफुल ले जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो एडमिट कार्ड जो दोस्तों आपको ले जाना है वो दोस्तों आपको नॉर्मल ले जाना है। आपको मन है तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाइए, मन है तो आपको उसको कलरफुल प्रिंट करा के ले जाइए। ठीक है, तो आपको नॉर्मल एडमिट कार्ड ले जाना है। इसके अलावा एक पूछा गया था कि जो फोटो है वो फ्रेंड्स आपका कब चिपकाना है। तो फोटो दोस्तों आपको बाद में चिपकाना है, पहले ही मत चिपका दीजिएगा। ठीक है, बाद में चिपकाइएगा। इसके अलावा कितना फोटो लेकर जाना है, तो फोटो देखिए आज क्या हुआ कि एक जो फोटो लेके गया था बहुत सारे सेंटर पे स्टूडेंट को एंट्री ही नहीं दिया गया था। तो आपसे निवेदन है कि 2 से 3 फोटो आप जरूर लेके जाइएगा। मिनिमम 2 से 3 फोटो आपको लेकर जाना है, मैक्सिमम आप कितना भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका और क्या पूछा गया था, हाँ रीजनिंग से पूछा गया था। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में दोस्तों आपका जो 5 जो प्रश्न आपका आया था निष्कर्ष और कथन से आया था। ठीक है, तो निष्कर्ष और कथन को टॉपिक को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि स्किल टेस्ट है जो कि आपका कब होगा। तो स्किल जो टेस्ट है वो दोस्तों आपका मेंस के साथ ही आपका स्किल टेस्ट जो कि आपका होगा। ठीक है, और प्रश्न पूछा गया था कि एक दिन में कितना शिफ्ट होता है। तो एक दिन में आपको बता दें टोटल 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपको कब होता है, तो ये दोस्तों आपका 8:30 से लेकर 9:30 बजे सुबह होता है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 11:30 to 12:30 तक होता है। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो थर्ड आपका 2:30 to 3:30 होता है। और फोर्थ शिफ्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब होता है, तो 5:30 to 6:30 तक आपका फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है जो कि आपका होता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं जो कि आप ही के द्वारा पूछा गया था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए, तो आपको बता दिए हैं। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो अपने अपने ग्रुपों में, जो भी ग्रुप में आप जुड़े होंगे, जहाँ भी आप मैसेज भेज पा रहे होंगे वहाँ पे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको जैसा कि बताएं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा तो आपको 9973741666 व्हाट्सएप नंबर पे अपना एग्जाम डेट और अपना शिफ्ट दिख कर मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर भी जो कि भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक,
शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।